हेलो स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। तो आई होप कि अच्छी चल रही होगी। अभी तक आप लोग जितना भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड हो गया है आप लोग रिवाइज कर चुके होंगे। तो आप लोगों के लिए आज फ्रेश न्यू लेक्चर्स है जो कि आप लोग को सेल साइकिल में हम लोग यहाँ पर जो साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ कि आप लोग अभी तक C3 साइकिल के बारे में पढ़ चुके हो और आज हम लोग C4 साइकिल के पाथवे के बारे में पढ़ेंगे। तो C4 साइकिल आप देख लो, यहाँ पे दो कार्बोक्सिलेशन होता है, एक प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन, एक होता है सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन। प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन जो है वो C4 साइकिल में होगा और सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन होगा वो आपको C3 साइकिल में होगा, वो आपको स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल में होगा। जबकि प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन आपको साइटोप्लाज्म ऑफ मीजोफिल सेल में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। C4 साइकिल के बारे में आज पहले देखते हैं, जहाँ कि आपको प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन का आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। पहला कार्बोक्सिलेशन जब होगा वो कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म होगा, मीजोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में होगा। और इसका पहला प्राइमरी एक्सेप्टर जो मतलब प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन है तो इसका एक्सेप्टर भी कैसा होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर बोलेंगे उसको, वो होगा पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन का होता है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। और पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है। और यहाँ पर जो एंजाइम यूज होगा वो हम एंजाइम को बोलेंगे पेपकेज, जिसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोलेंगे, पेप, जो कि हमारा यही है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर C3 साइकिल, ठीक है। C4 पाथवे में C3 साइकिल भी होता है, C4 साइकिल भी होता है। पहले C4 साइकिल होता है, फिर C3 साइकिल हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ कि हम लोग सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन का सेकेंडरी एक्सेप्टर भी क्या होगा, आपको जब भी C3 साइकिल का बात हो, चाहे वो C4 पाथवे में हो या फिर C3 पाथवे में हो, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर जो होगा, मतलब सेकेंडरी एक्सेप्टर यहाँ के हिसाब से इसका जो एक्सेप्टर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, वो हमेशा RuBp ही होगा, जो कि 5 कार्बन का होता है। अब हम लोग सेकेंडरी स्टेबल प्रोडक्ट का बात करें तो PGA होगा, जो कि 3 कार्बन का होता है, फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम यूज होने वाला है वो होने वाला है रूबिस्को। रूबिस्को का कौन सा मोड एक्टिविटी यहाँ शो करेगा, कार्बोक्सिलेज मोड का एक्टिविटी यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। और ये इसका साइट कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ये आपको चलता हुआ दिखेगा। डायग्राम के हिसाब से भी हम लोग देखेंगे आगे। हम लोग बात करते हैं C4 प्लांट के बारे में। C4 प्लांट का कुछ हम लोग फीचर्स जो है पिछले लेक्चर में भी देखे हैं कि हाई टेम्परेचर टॉलरेंस वगैरह होता है। यहाँ पे क्या होता है, डबल कार्बोक्सिलेशन है, एक तो आपको मीजोफिल सेल में, दूसरा आपको बंडल शीथ सेल में। जो मीजोफिल सेल में चल रहा है वहाँ पे C4 पाथवे आपका मतलब C4 साइकिल चल रहा है, और यहाँ पे बंडल शीथ सेल में आपको C3 साइकिल चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे डबल कार्बोक्सिलेशन हो रहा है इस हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसका हम लोग 3 रीज़न आज पढ़ेंगे। पहला कि जो मीजोफिल सेल में है एंजाइम है, वो क्या कर रहा है, सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। नाम से क्लियर है, पेपकेज कार्बोक्सिलेज, ठीक है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो वो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है। दूसरा कि रूबिस्को और जो RuBp है, ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्क्लेरन काइमेटस मतलब अंदर बंडल शीथ में आपको ये प्रेजेंट रहता है। बंडल शीथ सेल के अंदर आपको RuBp और रूबिस्को दोनों क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, वहाँ पे कोई भी गैस का एक्सचेंज वहाँ पर अलाउ नहीं है, ठीक है, थिक वॉल होता है वहाँ पे। उसके बाद तीसरा रीज़न हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा रीज़न पढ़ेंगे यहाँ पर जो इसके पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पंपिंग मैकेनिज्म होता है, जो कि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है, किसके अराउंड, रूबिस्को के अराउंड। तो जिस कारण से क्या होगा कि रूबिस्को ऑलरेडी कार्बन के लिए ज़्यादा एफिनिटी शो करता है, तो कार्बन का क्या होगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो होगा। तो हम लोग तीनों में हम लोग मेनली यही देख रहे हैं कि रूबिस्को का हमेशा से कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी चलते रहना चाहिए, जिसके कारण कि क्या होगा कि वो ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का वेस्ट हो जाएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन क्या है वैसे, ठीक है। अब देखो ये अपना डायग्राम है, जहाँ कि आपको आउटर एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपको यहाँ पर बाइंड होता हुआ दिखेगा, इसके साथ अंदर आकर के बाइकार्बोनेट फॉर्म में आ जाता है। फिर ये पेप के साथ बाइंड होकर के पेप के एंजाइम वर्क करता है और फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट अपना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यहाँ पर फॉर्म होता है। फिर यहाँ पर कुछ एंजाइम वर्क करता है, ये आपको मेलिक एसिड में या फिर एनसीईआरटी कहती है कि एस्पार्टिक एसिड में भी चेंज हो सकता है, जो कि कितना कार्बन का होता है, 4 कार्बन का होता है, ठीक है।
और ये मैलिक एसिड जाएगा अंदर, कहाँ जाएगा, बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जाएगा। ठीक है, यहाँ जाएगा मैलिक एसिड अंदर, यहाँ पे इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हो रहा था कि ये बाइंड कर रहा था, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड डिटैच होगा। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पर डिटैच हो गया और जो अपना फर्दर प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा और वो पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, यानी पायरुविक एसिड आप कह सकते हो, इसमें चेंज हो जाएगा, जो कि 3 कार्बन का होता है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 कार्बन का होता है। अब यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर स्ट्रोमा में जो डिटैच हुआ है, यहाँ पर चलेगा C3 साइकिल, जहाँ की सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन फिर से होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो पायरुविक एसिड ये फिर से अपना मेसोफिल सेल में आ गया, ये 2 ATP खर्च करवा करके फिर से ये पेप में कन्वर्ट हो जाएगा और ये पेप फिर से बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करने के लिए अपना रेडी हो गया। एक कार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा, एक कार्बोक्सिलेशन यहाँ मेसोफिल सेल में होगा, दूसरा कार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा, दूसरा कार्बोक्सिलेशन यहाँ पर बंडल शीथ सेल में होगा, जिसके बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होगा। ठीक है, इतना तक आप लोग को समझ में आ गया है। तो आप देखो NCERT का ये डायग्राम है, जहाँ की सेम वही चीज़ आपको बताया गया कि एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अंदर यहाँ पर आएगा और वो पेप के साथ बाइंड करके C4 एसिड बनाएगा, जिसको हम लोग ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बोल रहे हैं, जो कि बाद में चल करके मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा। इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीथ सेल, ये आप देखो लिखा हुआ है बंडल शीथ सेल, इसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर इसका होगा डीकार्बोक्सिलेशन, जहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा, उसको फिक्स किया जाएगा केल्विन साइकिल के थ्रू, यानी C3 साइकिल के थ्रू। उसके बाद जो प्रोडक्ट इधर बच जाएगा वो है अपना C3 एसिड, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड बोल रहे हैं। इसको फर्दर ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसमें, वापस मेसोफिल सेल में। मेसोफिल सेल में इसका रीजनरेशन किया जाएगा, जहाँ की 2 ATP का खर्च होने वाला है। यहाँ पर क्या लगने वाला है, 2 ATP यहाँ पे खर्च होने वाला है। ठीक है, फिर ये किस में चेंज हो जाएगा, पेप में चेंज हो जाएगा और फिर से ये बाइंड करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको ये डायग्राम NCERT में दिया हुआ है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि टोटल कितना हमारा ATP खर्च हुआ है। तो C4 प्लांट में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए हम लोग को 2 साइकिल चलाना पड़ता है, एक C4 साइकिल, दूसरा C3 साइकिल। C4 साइकिल मेसोफिल सेल में, C3 साइकिल बंडल शीथ सेल में। तो C4 साइकिल चलाने में हमारा 2 ATP का खर्च हुआ है। ठीक है, और C3 साइकिल में हम लोग को पहले से भी पता है कि जब भी C3 साइकिल चलेगा तो 3 ATP और 2 NADPH का खर्च होगा ही होगा। अगर हम लोग टोटल काउंट करें तो 5 ATP और 2 NADPH का खर्च हो रहा है एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में, यानी कि एक कार्बन को फिक्स करने में। एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन, तो एक कार्बन को फिक्स करने में हमारा टोटल यहाँ पे कितना ATP खर्च हो रहा है, 5 ATP और 2 NADPH। इस हिसाब से अगर हम लोग एक ग्लूकोज का बात करें, एक ग्लूकोज को फिक्स करने में कितना खर्च होगा, एक ग्लूकोज में कितना होता है, फॉर्मूला आपको C6H12O6। ठीक है, तो एक ग्लूकोज में होता है 6 कार्बन। तो अगर इस हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 5 इंटू अगर हम लोग 6 करें तो कितना होगा, 30 ATP हो जाएगा, और 2 इंटू अगर हम लोग 6 करें तो 12 NADPH हो जाएगा। तो 30 ATP और 12 NADPH यहाँ पर क्या होगा, खर्च होने वाला है एक C4 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन। हम लोग इतना देर से यही चीज़ का बात कर रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन आखिर है क्या। फोटो रेस्पिरेशन सबसे पहले देखो कि ये C3 प्लांट में होता है और C4 प्लांट में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इसका रीज़न देख चुके हैं। ठीक है, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ज़्यादा टाइम को हम लोग वेस्ट करेंगे नहीं। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को बैक करो तो आपको इसका रीज़न पता चल जाएगा कि C4 प्लांट में क्यों नहीं होता है। और फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ही कोई शुगर का सिंथेसिस हो रहा है, ना ही कोई ATP का सिंथेसिस हो रहा है, और ना ही आपको कोई NADPH का सिंथेसिस होता हुआ दिखेगा फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस में। जहाँ तक कि उल्टा आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस ही हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। हम लोग डायग्राम के हिसाब से देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस ही हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऊपर से ATP का कंजम्पशन हो जाता है। इस कारण से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एकदम वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और अभी तक इसका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, फोटो रेस्पिरेशन होने का एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, ये नोन नहीं है, अभी तक ये अननोन है। अब चलिए हम लोग डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले इसका केमिकल हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग अभी तक हम लोग कार्बोक्सिलेशन करा रहे थे, जिसमें कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ बाइंड करवा रहे थे, लेकिन जब फोटो रेस्पिरेशन होगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन RUBP के साथ बाइंड करेगा। एंजाइम अभी भी वही है, रुबिस्को ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि एंजाइम का मोड चेंज हो जाएगा। अब जो एंजाइम है अभी तक कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा था, लेकिन अब ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, और ये चेंज हो जाएगा 3PGA में
जो कि हमको 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पीजीएम मिल रहा था, लेकिन अब हमको 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 पीजीएम मिलेगा और अब हमको 2 पीजीओ मिलेगा, फॉस्फोग्लाइकोलेट मिलेगा। तो हम लोग को देखो यहाँ पर 3 ऑर्गेनल काम करने वाला है बेसिकली। पहला ऑर्गेनल अपना है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है पेरोक्सिसोम और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो जब भी यहाँ पर हमारा आरयूबीपी के साथ ये बाइंड करेगा तो क्या होगा, 3 पीजीए में चेंज होगा और फॉस्फोग्लाइकोलेट में चेंज होगा। तो 3 पीजीए तो अपना चल जाएगा इधर प्रोसेस, फर्दर प्रोसेस आगे करने के लिए, लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट जो है ये ग्लाइकोलेट में चेंज होगा और ये फर्दर पेरोक्सिसोम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ये चेंज हो जाएगा किसमें, ग्लाइसिन में, और ग्लाइसिन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये चेंज हो जाएगा 2 ग्लाइसिन में, और ये ब्रेक होकर के यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और ये चेंज हो जाएगा सीरीन में। कार्बन डाइऑक्साइड यहीं रह जाएगा, ठीक है, जो कि वेस्ट हो गया अपना, और सीरीन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा फिर से वापस पेरोक्सिसोम में। सीरीन चेंज हो जाएगा ग्लिसरेट में और ग्लिसरेट फिर वापस चेंज हो जाएगा किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट में आकर के चेंज हो जाएगा किसमें, 3 पीजीए में। तो अब अपने पास यहाँ पे हो गया 2 पीजीए, तो ये फर्दर अब प्रोसेस में चला जाएगा जहाँ की शुगर का सिंथेसिस होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये अलग है। जबकि आपको फोटो रेस्पिरेशन में क्या है, यहाँ पर 1 पीजीए का यहाँ पर आपको वेस्टेज यहाँ पे दिख रहा है, अपने वो यहाँ पूरी नहीं रहा है, जहाँ तक कि आपका क्या हो रहा है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे ऊपर से वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। ऊपर से इन सारी प्रोसेस को होने में हमारा एटीपी भी कंज्यूम हो जा रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलते हैं कि इस प्रोसेस में हमारा ऊपर से उल्टा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम खत्म, मतलब लॉस हो जा रहा है, ऊपर से एटीपी का कंजम्पशन हो जा रहा है, ना ही कोई शुगर, एटीपी, एनएडीपीएस का कुछ भी सिंथेसिस होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस कारण से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टफुल प्रोसेस बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 3 ऑर्गेनल काम कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट काम कर रहा है, पेरोक्सिसोम काम कर रहा है और माइटोकॉन्ड्रिया काम कर रहा है। हम लोग यहाँ पर लिखे हैं पूरा कंप्लीट लाइन कि कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप देखो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एक ऑर्गेनल है, ठीक है, जहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड का आपको लॉस होता हुआ दिखेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहीं रह जाएगा, सिर्फ सीरीन फिर से वापस पेरोक्सिसोम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग ओवरऑल सब कुछ देखते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोग पढ़े हैं। तो C3 प्लांट में C3 साइकिल जो होता है वो मेसोफिल सेल में चलता है, जहाँ की फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, 3 पीजीए होता है, और प्राइमरी एक्सेप्टर क्या होता है, आरयूबीपी होता है। ऑलवेज C3 प्लांट मतलब C3 साइकिल में ऑलवेज क्या होगा कि आरयूबीपी ही होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम का बात करें तो रूबिस्को होगा, ठीक है, जबकि यहाँ पर कौन सा मोड एक्टिवेट होगा, कार्बोक्सिलेज मोड एक्टिवेट होगा, यहाँ पर ऑक्सीजनेट मोड स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C4 प्लांट में C3 साइकिल कहाँ होता है, बंडल शीथ सेल में होता है, ठीक है, और जबकि C4 साइकिल कहाँ होता है, मेसोफिल सेल में C4 साइकिल चल रहा होता है। यहाँ का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हम आप लोग देखोगे तो मेसोफिल सेल में ही रहता है, ऑक्सिलो एसिटिक एसिड, जो कि 4 कार्बन का होता है, और इसका प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो है पेप, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, जो कि 3 कार्बन का होता है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम जो है वो है पेप केज, जो हमेशा कैसा एक्टिविटी शो करेगा, नाम से क्लियर है कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट कार्बोक्सिलेज, तो ये हमेशा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, जिसके कारण कि यहाँ पर क्या होता है, पहला रीजन ये भी है कि फोटो रेस्पिरेशन यहाँ पर नहीं हो सकता है। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को, ठीक है। तो ये फैक्टर आप लोग हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ताकि आप लोग के लिए क्या हो जाए, काफ़ी सही रहे, तो मतलब ज़्यादा टाइम का वेस्ट नहीं हो। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, हम लोग का टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट में बताओ, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप लोग को अच्छे से समझा भी दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।